नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज महत्वपूर्ण टॉपिक का यह दूसरा सीरीज है जो बीपीएससी 67th पीटी के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आप लोगों के पास उन्हीं टॉपिक को ला रहे हैं जहां से बीपीएससी प्रश्न जो है पूछते आ रही है और आगे 67th पीटी हो या सीडीपीओ का एग्ज़ाम, उसमें आपको इन्हीं टॉपिक से अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कल हम बात किए थे आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक पे और आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक से। दोस्तों, आपको मालूम है कि बीपीएससी पीटी में लगभग 150 प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न 150 मार्क्स का, और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी से जो 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, उनमें से 9 से 10 प्रश्न जो है अत्यंत ही सरल प्रकृति के होते हैं। थोड़ा सा अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो तो आप इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे इंडियन पॉलिटी के उन 15-16 टॉपिक के बारे में जिसे आपको कैसे पढ़ना है और वो टॉपिक जो है आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। जैसा दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, पहला टॉपिक है प्रस्तावना, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी बोलते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है दोस्तों, वह केस से संबंधित रहती है, जैसे बेरुबारीवाद, केशवानंद भारतीवाद। आपसे यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि उद्देशिका संविधान का अंग है, यह किस वाद में कहा गया? उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, यह किस वाद में कहा गया? किस संविधान संशोधन के तहत आर्थिक न्याय, समानता, ये सभी जोड़ा गया? तो ये सब जो प्रश्न है दोस्तों, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का रहता है, केस वाला प्रश्न, वाद वाला। इसलिए प्रस्तावना से संबंधित जितना भी वाद है उसको आपको अपने नोटबुक में एक जगह संग्रहित करके लिख लेना है। फिर आपको यहाँ देखना है कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। उद्देशिका का महत्व थोड़ा सा देख लेना है, जिसे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है, उद्देशिका को। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्वेश्चन की प्रकृति उसके लैंग्वेज से चेंज हो जाती है दोस्त, इसलिए आपको लैंग्वेज पे भी फोकस करना होगा। इसी ढंग से आपको इसमें ध्यान रखना है कि संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यह किस वाद में आया कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा कहा गया। फिर आपको ध्यान रखना है, जिसे आपको मालूम होगा जब आप प्रियम्बल पढ़े होंगे, कि न्यायालय जो है उसने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर बल दिया था, और एसआर बम्बई मामले में उच्चतम न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा भी माना था। तो ये सब जो केस है उसको आपको अच्छे से याद करना है। और प्रस्तावना में लगभग प्रश्न इन्हीं सब टॉपिकों से बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए। नेक्स्ट टॉपिक आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं एवं स्रोत। अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न रहना ही रहना है दोस्तों, हमेशा रहा है और इस बार भी रहने की संभावना है। दोस्तों, इसमें आपको देखना है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या थी। भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो किस देश से
क्या लिया गया है। जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। इस ढंग से आपको इस टॉपिक को पढ़ने वक्त पहले आप देश और स्रोत, कौन सा देश से कौन सा स्रोत लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं में आपको देख लेना है कि भारतीय संविधान लागू कब हुई, भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुई, प्रारूप समिति का गठन किसने किया, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन से थे, नेहरू रिपोर्ट क्या है। ये सभी बातों को आपको ध्यान में यहाँ रखना होगा। और यदि आपने इस ढंग से अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें तो प्रश्न की छूटने की गुंजाइश जो है दोस्त वो बहुत ही नगण्य हो जाएगी और आप एग्ज़ाम देने के बाद बहुत ही अच्छी स्थिति में रहिएगा। इसी ढंग से आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं एवं स्रोत को तैयार करना है। पहला तो संविधान सभा की बैठक, संविधान निर्मात्री समितियां और उसके अध्यक्ष, जिसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति दो था, अस्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे झंडा समिति का, अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे, अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, देशी रियासत समझौता वार्ता समिति के अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस ढंग से आपको एक टॉपिक को अपने नोटबुक में लिखकर सभी समिति और उसके अध्यक्ष का नाम लिख लेना है। संविधान सभा की बैठक में आपको ये देख लेना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, उसकी अध्यक्षता किसने किया, किस बैठक की, संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किसने किया, तो मुस्लिम लीग जो है बहिष्कार किया था। बैठक में सभा के वरिष्ठतम सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सभा का अस्थायी किसे चुना गया, तो इन्हें चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, संविधान सभा के किस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। इस ढंग से फैक्ट को आपको देखना है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ। अगर इस ढंग से आप पढ़िएगा तो प्रश्न जो है लगभग कम ही छूटेंगे दोस्त। फिर आपको इसमें प्रारूप समिति को देख लेना है। प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, कितने सदस्य थे, अध्यक्ष इसके कौन थे, एन माधवराव किसके स्थान पर आए थे। इस ढंग से आपको देख लेना है। फिर थोड़ा सा संविधान सभा के वाचन को देख लेना, प्रथम वाचन कब हुआ, द्वितीय वाचन कब हुआ, तृतीय वाचन कब हुआ। उसके बाद डायरेक्ट आप आ जाइएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल और अंतरिम सरकार का भी मंत्रिमंडल थोड़ा देख लीजिएगा। इस ढंग से आपको इस टॉपिक को तैयार करना है। फिर थोड़ा सा आप भारतीय संविधान का स्रोत देख लीजिए कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, रूस, जापान, फ्रांस। इसी तरह से कौन सा देश से कौन सा स्रोत लिया गया है। थोड़ा सा भारतीय संविधान की विशेषताएं को देख लीजिए और इस ढंग से यदि आप इस टॉपिक को कीजिएगा तो प्रश्न जो है नहीं छूटेंगे दोस्त। नेक्स्ट आप देखिए संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र में दोस्त इस अध्याय में जिसे नए राज्यों का निर्माण, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत उपबंध जो हैं, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां, ये सभी चीज़ इससे आपको देख लेना है कि नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद में के तहत बोला गया है कि नए राज्यों का निर्माण होगा, इसकी प्रक्रिया क्या है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी थी। ये सब आपको संघ और राज्य क्षेत्र में देख लेना है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों और सीमाओं और नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है। राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत को कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ये सभी आपको देख लेना है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 3 में के अनुसार दोस्तों नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है किसके सिफारिश पर पेश होगा, तो राष्ट्रपति के सिफारिश पर पेश होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको
मालूम होना चाहिए। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बारे में थोड़ा सा देख लेना है आपको, लेटेस्ट है। लद्दाख के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। फिर किस राज्य की में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, इस ढंग से आपको संघ और राज्य क्षेत्र को तैयार कर लेना है। विशेष रूप से यहाँ आपको फोकस करना है नए राज्यों का निर्माण की प्रक्रिया क्या है, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। राज्य क्षेत्रों का प्रत्यावर्तन के बारे में थोड़ा सा आपको देख लेना है। राज्यों के पुनर्गठन और उससे संबंधित प्रमुख समितियां को देख लेना है। इस ढंग से आपको दोस्त इसको देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जिसे हम फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35। मौलिक अधिकार अपने नोटबुक में लिखिए, वहीं लिखिए भाग 3 और 12 से 35। तो डायरेक्ट आपका दिमाग जाएगा कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। और यहीं से डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। फिर आपको देख लेना है मूल अधिकारों का महत्व क्या है, मूल अधिकार किसे प्राप्त है, कौन से मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, कौन से मूल अधिकार भारत और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। ये क्वेश्चन यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बनता है दोस्त। मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। इस ढंग से आपको देख लेना है, जिससे आपको मालूम होगा कि सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने लिखित रूप से नागरिकों के कुछ अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की थी, जिसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया। तो इस ढंग से आपको इसको पढ़ना है। फिर थोड़ा सा मूल अधिकार और सामान्य कानून अधिकारों में अंतर करके देख लेना है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को तुलनात्मक अध्ययन करके देख लेना है। जिसे आपको मालूम है कि संविधान के कौन से वो मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो इसको एक चार्ट के माध्यम से आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए। तो इस ढंग से आपको यहाँ से पढ़ना है, जिसे विधि के समझ, समता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ से परीक्षाओं में दोस्तों बार बार प्रश्न कुछ टॉपिक से आते रहते हैं, जिसे राज्य की परिभाषा, अवसर की समानता, आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट द्वारा जारी की गई रीट इत्यादि। तो इस ढंग से आपको इसको तैयार करना है। और एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो अनुच्छेद है दोस्त, ये जो अधिकार है सिर्फ किसको प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और सभी व्यक्तियों मतलब विदेशियों को भी जो प्राप्त मूल अधिकार हैं वो कौन कौन है। इसके अलावा तो जो विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार है दोस्त वो कौन कौन से हैं, उस पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। तो है अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 से 28। इसे आपको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं हमेशा। इसी ढंग से आपको मौलिक कर्तव्य को थोड़ा सा तैयार करना है और थोड़ा मूल अधिकार और समान कानूनी अधिकारों में अंतर करके भी आपको देख लेना है। इस ढंग से आपको इसको देखना है दोस्तों। और मौलिक अधिकार को आप पढ़िए तो इसको थोड़ा सा वर्गीकरण भी इसका कर लीजिए। इसे समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से 18 तक समता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। इस ढंग से यदि आप पढ़िएगा तो प्रश्न जो है आपसे न छूटेगा और न ही आप एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज होइएगा। इस ढंग से आप थोड़ा देख लीजिए। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की।
तो मौलिक कर्तव्य में आपको देख लेना है थोड़ा सा, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य में कौन सा मौलिक कर्तव्य सबसे लास्ट में जोड़ा गया, ये ढंग से आपको इसको देखना है। तो मौलिक कर्तव्य से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको देख लेना है। और इसे आप कल हम बताए थे कि ए, बी और सी 3 कैटेगरी में आप कोई भी सब्जेक्ट को बांट कर पढ़िए। ए में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बी में जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है, इससे ए से कम, और सबसे कम इम्पोर्टेंट को सी में आप शामिल कर सकते हैं। तो इसी तरह आप मौलिक कर्तव्य को आप अपने श्रेणी में बी या सी में रख सकते हैं, आप अपने अनुसार, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न बहुत कम बनते हैं। नेक्स्ट देखिए नागरिकता, नेक्स्ट है आपका नागरिकता। तो नागरिकता आप जब पढ़िए तो यहाँ देख लीजिए कि नागरिकता किस भाग में है, कौन से अनुच्छेद और कौन से अनुच्छेद के बीच है। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है। तो नागरिकता जो है दोस्त भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11, ये आपको याद रखना है। फिर नागरिकता अधिनियम जो है 1955 के बारे में थोड़ा सा देख लेना है, नागरिकता अधिनियम 2019 के बारे में देख लेना है। संविधान के प्रारंभ में भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, कैसे, जो उसका नियम है वो थोड़ा सा देख लेना है। तो ये सभी चीज़ नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है, नागरिकता का समाप्ति कैसे किया जा सकता है, इस ढंग से आपको थोड़ा सा देख लेना है। तो नागरिकता भी आपका, और कम से कम आपको नागरिकता अधिनियम जो लेटेस्ट है 2019, इसको तो अवश्य देखना है दोस्तों। भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान करना, ये सभी थोड़ा थोड़ा आपको डायमेंशन को क्या करना, टच करना है बस। तो अगर इस ढंग से आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपसे प्रश्न जो है नहीं ही छूटेंगे दोस्त। और नागरिकता जब पढ़िए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया, नागरिकता समाप्त होने की शर्तें, भारतीय मूल के व्यक्ति, प्रवासी भारतीय दिवस, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब टॉपिक को अवश्य आप तैयार कीजिए। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी को जब पढ़िए तो एक बार आप इसे मौलिक अधिकार से तुलना करके पढ़िए, दोनों में अंतर क्या है, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में। इस ढंग से आप पढ़िएगा तो यहाँ से भी प्रश्न लगभग नहीं ही पूछे जाएंगे। और नीति निदेशक तत्व जब पढ़िए तो इसमें भी नीति निदेशक तत्व किस भाग में है, किस अनुच्छेद के बीच है। तो भाग राज का नीति निदेशक तत्व जो है दोस्तों किस भाग में है, तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51, ये आपको देख लेना है। फिर आपको यहाँ दोनों में तुलना थोड़ा कर लेना है, नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण देख लेना है, कभी कभी पूछ देता है। फिर मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में अंतर, हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं इसीलिए कि आपका प्रश्न न के बराबर छूटे। तो इस ढंग से यदि आप कीजिएगा तो पॉलिटी भी आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है कार्यपालिका। 8 नंबर टॉपिक। तो कार्यपालिका में दोस्त आपको देखना है, कार्यपालिका के अंतर्गत जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। और इन विषयों से संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और बीपीएससी में तो हमेशा क्वेश्चन आता ही है। तो राष्ट्रपति जब पढ़िए तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया क्या है, निर्वाचक मंडल महाभियोग की प्रक्रिया, आपात उपबंध, प्रधानमंत्री का कार्य एवं शक्तियाँ, मंत्रिमंडलीय शक्तियाँ, ये सब जरूर पढ़िए कार्यपालिका के अंतर्गत। जैसे कार्यपालिका का प्रकार अध्यक्षात्मक, संसदीय और अध्यक्षात्मक है। तो इस ढंग से आपको पढ़ना है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए राष्ट्रपति को जब आप पढ़िए तो इसकी योग्यता क्या है, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, किसी को भी पढ़िए,
तो पहले इसकी योग्यता क्या है, इसकी निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, इसकी निर्वाचन की रीति क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, राष्ट्रपति की पदावधि क्या है या उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या है, प्रधानमंत्री की पदावधि क्या है, राष्ट्रपति की पद की शर्तें क्या है, वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के पद की शर्तें किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 60। इस ढंग से आप थोड़ा देख लीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है, इसकी प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन और पेंशन को देख लीजिए। और थोड़ा सा विधेयक पर वीटो का प्रकार को देख लीजिए आप। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ क्या है, इसका वो सब थोड़ा सा देख लीजिए। राष्ट्रपति किसको नियुक्त कर सकता है, किसको पदच्युत कर सकता है, इसकी सैन्य शक्ति क्या है, न्यायिक शक्ति क्या है, विधायी शक्ति क्या है, ये सब थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या है। अगर इस ढंग से आप राष्ट्रपति को पढ़िएगा तो प्रश्न छूटने की संभावना नहीं है। और जब राष्ट्रपति को आप पढ़ रहे हैं तो उससे थोड़ा जोड़ के राज्यपाल को भी पढ़ लीजिए। वहीं पर आप इसका देख लीजिए, जिसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियों में अंतर क्या है, उससे थोड़ा सा तुलना करके पढ़िए। प्रधानमंत्री को पढ़ रहे हैं तो उसी में मुख्यमंत्री को पढ़ लीजिए, संसद को पढ़ रहे हैं तो उसी में विधानसभा को भी पढ़ लीजिए। इस ढंग से आप अपनी पढ़ाई का निरंतर जारी रख सकते हैं। जिसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति में अंतर थोड़ा हम बता देते हैं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अधीन क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के अधीन ये शक्ति प्राप्त है। आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा कर सकता है पर राज्यपाल नहीं। इसी तरह राष्ट्रपति सैन्य न्यायालयों के मामले में भी क्षमादान की शक्ति रखता है पर राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति संघीय कानून के विरुद्ध अपराध को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल राज्य के विधान के विरुद्ध अपराध को क्षमा कर सकता है। तो इस ढंग से आप पढ़िएगा तो एक साथ आपका डबल टॉपिक कंप्लीट होगा। और उसके बाद राष्ट्रपति के राज्यों से संबंधित अधिकार, जिसे राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका का प्रधान के रूप में राज्यपाल को की नियुक्ति करता है, ये सब थोड़ा आपको देख लेना है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या है, विवेकी शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार क्या है, उसी तरह उपराष्ट्रपति को भी उसी तरह देखना है, इसका निर्वाचन क्या है। फिर उपराष्ट्रपति जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए कि उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो ये देख लीजिए कि राष्ट्रपति जिसने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, इनमें से कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो आपको मालूम होगा कि बीवी गिरी, ईडी जत्ती, ये दोनों उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उसी तरह आपको जिसे राष्ट्रपति बताएं पढ़ने के लिए, उसी तरह आप उपराष्ट्रपति को पढ़ जाइए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़िए तो थोड़ा सा गठबंधन की राजनीति में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, प्रधानमंत्री का अधिकार और कार्य, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका क्या हो सकती है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। विपक्ष का नेता के बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं। मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की श्रेणी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, कार्यपालिका का भाग, अस्थायी कार्यपालिका, और फिर सिविल सेवा का वर्गीकरण भी यहीं पढ़ लीजिए, जिसे अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, प्रादेशिक लोक सेवा, सिविल सेवकों की अवधि और सेवा शर्तें, सिविल सेवकों का दायित्व। और इसी में आप पढ़ सकते, इसी कार्यपालिका को पढ़ने ही हुआ एकदम एक दूसरे को लिंक करके पढ़ते रहिए। भारत का महान न्यायवादी, जिसे प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का, तो आपको इस ढंग से कार्यपालिका को पढ़ना है। तो अब आ जाइए विधायिका में। यदि आप विधायिका को पढ़ रहे हैं, संघीय विधानमंडल को संसद, तो संसद कहाँ से कहाँ तक है दोस्त, 19 से 123 अनुच्छेद तक, ये आप जरूर याद रखिए। संसद का अस्तित्व अनुच्छेद 79 के अनुसार, संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनता है, संसद बनता है। तो इस ढंग से आपको संसद को देखना है। लोकसभा और राज्यसभा में देखना है, लोकसभा और राज्यसभा
की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है चुनाव लड़ने की। लोकसभा और राज्यसभा का वर्गीकरण करके पढ़िए, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। राज्यसभा या लोकसभा की संरचना क्या है आपको देख लेना है। उसी तरह आप लोकसभा की अवधि, राज्यसभा की अवधि के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। संसद सदस्यों की योग्यता एवं निर्भरताएं के बारे में आप देख सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर करके थोड़ा आप अपना नोटबुक तैयार कर सकते हैं। फिर आप सदन का स्थगन, सत्र अवसान और विघटन क्या है, इसको भी आपको देख लेना है। संसद का अधिवेशन और गणपूर्ति के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना है। और संसद के जो अधिकारी हैं उनके भी बारे में आपको देख लेना है, जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनका कार्य और कर्तव्य। उसी तरह संसद के कार्य एवं शक्तियाँ देख लेना है। विधायी कार्य, संविधान संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, निर्वाचन संबंधी कार्य और विविध शक्ति जो है। उसी तरह लोकसभा या राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य देख लेना है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का कार्य और शक्तियाँ, संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया, विधेयक, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। तो आपको मालूम है कि सरकारी विधेयक जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा पेश विधेयक है, और गैर सरकारी विधेयक उन सांसदों द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है। तो इस ढंग से आपको देखना है। थोड़ा सा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की शर्त क्या है, सामान्य विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या है, धन विधेयक होता क्या है, धन विधेयक और युक्त विधेयक में अंतर करके आप देख लीजिए। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय क्या क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट क्या होता है, धन विधेयक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, बजट की विधायी प्रक्रिया क्या है, बजट प्रस्तुत कैसे किया जाता है, इस ढंग से आपको देखना है। कुछ अनुदान है जिसे और कुछ विधेयक जैसे विनियोग विधेयक, अनुपूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, ये सब को देख लेना कि किस अनुच्छेद में है। संसदीय नियंत्रण के जो साधन है इसको थोड़ा सा देख लेना है आपको। तो इस सब को आपको दोस्त थोड़ा सा देख लेना है। संसदीय समितियों को देख लेना है। संसदीय समिति में खास करके प्राकरण समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, सलाहकार समिति, गैर सरकारी विधेयक समिति, कानून समिति, परवर समिति, ये सबको देख लेना। और इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होंगे, राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे, किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होंगे, ये सब आपको देख लेना है। तो विधायिका को आप इस ढंग से आप देख लीजिए। तो इसी ढंग से आपको राज्य की विधायिका को भी देख लेना है। इसी समय संघ और राज्य दोनों को कंप्लीट करना है। न्यायपालिका को देख लीजिए। तो जब न्यायपालिका आप पढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक ही साथ कंप्लीट कीजिए। तो न्यायपालिका आप पढ़ रहे हैं तो आप ये देख लीजिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होती है, इसकी शर्तें क्या है, न्यायाधीशों का कार्यकाल तथा पद से हटाना किस प्रक्रिया से होता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की गणपूर्ति, उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकारिता क्या है। और इसी तरह से आप हाईकोर्ट को जोड़ के पढ़िए। जब भी आप पढ़िए जिस ढंग से हम बता रहे हैं दोस्त, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और दोनों को एक दूसरे से लिंक करके पढ़िए। फिर आप देख सकते हैं थोड़ा सा, जब आप देख लें कि उच्च न्यायालय की शक्ति और अधिकारिता में तो प्रारंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, ये सब को थोड़ा सा आप देख सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, राज्यों के उच्च न्यायालय को भी इसी ढंग से देखना है। किस भाग में है राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा, तो भाग 6 में है, अध्याय 5 में है, अनुच्छेद 214 से 232 तक है। हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट का पीठ एक से अधिक राज्यों के साथ है, ये सभी आपको यहाँ देख लेना है। इस ढंग से आपको न्यायपालिका का टॉपिक कवर करना है दोस्त। नेक्स्ट देखिए केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध इसका जब पढ़िए तो प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, सभी को एक साथ कंक्लूड करके पढ़िए। सभी को क्या कीजिए, एक साथ एकदम एक दूसरे से लिंक करके पढ़िए दोस्त। केंद्र राज्य के मामलों में
हस्तक्षेप कर सकता है। आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य संबंध, करों एवं अनुदानों का बंटवारा, इस सब को भी थोड़ा थोड़ा आपको देखना है। इस ढंग से आप केंद्र राज्य संबंध को पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अनुच्छेद भी आपको देख लेना है। केंद्र राज्य संबंध, यूनियन स्टेट जो रिलेशन है, भाग 11-12 और अनुच्छेद 245 से 300 के बीच है। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण, विधायी संबंध कितना अनुच्छेद से कितना के बीच है, किस भाग में है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विधायी संबंध जो है किस भाग में, तो भाग 11 में है, अनुच्छेद 245 से 255। उसी तरह प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में, तो भाग 11 में, अनुच्छेद तो 256 से 263। उसी प्रकार वित्तीय संबंध को देख लेना, भाग 12, अनुच्छेद 264 से 300। इसी ढंग से आपको अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है। थोड़ा सा देख लेना कि संघ सूची में वर्णित प्रमुख विषय कौन है, राज्य सूची का प्रमुख विषय कौन है, समवर्ती सूची का प्रमुख विषय कौन है, राष्ट्र सूची के विषय पर संसदीय शक्ति का विस्तार। थोड़ा सा ये सबको देख लेना है दोस्त। तो इस ढंग से आप अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त, पंचायती राज है आपकी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। 67th PT या CDPO, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न, 2 प्रश्न तो रहना ही रहना है दोस्तों। पंचायती राज और चुनाव आयोग, यहाँ से प्रश्न रहना ही रहना है। तो जब पंचायती राज को पढ़िए तो पंचायती राज या जिसे स्थानीय स्वशासन या सहकारी समितियाँ, तो पंचायती राज किस भाग में है, तो भाग 9, अनुच्छेद 243 क से 243 न तक। उसी तरह नगर पालिका भाग 9 के क में है, अनुच्छेद 243 ट से 243 H। उसी तरह सहकारी समितियों को देख लेना है, भाग 9 के ख में है, अनुच्छेद 243 यज से 243 यन तक। इसमें थोड़ा सा देख लेना है पंचायती राज व्यवस्था का विकास किसे हुआ, पंचायती राज व्यवस्था पर गठित समितियां कौन कौन सी थी, जिसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति, सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति। ये सब समिति कब बनी, ये सभी भी। और इसका जो अशोक मेहता समिति हो या बलवंत राय मेहता समिति हो, इन्होंने क्या सिफारिश की, इनका सिफारिश को भी आपको अच्छे से देखना है। फिर थोड़ा सा 73 और 74 अमेंडमेंट को देख लेना है। पंचायती राज प्रणाली और पंचायतों का गठन और संरचना क्या है, इसको देख लेना है। पंचायतों में स्थानों का आरक्षण को देख लेना है। पंचायत की अवधि को देख लेना है। पंचायत के क्या कार्य हैं, पंचायत सदस्यों की योग्यताएं क्या है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन, राज्य निर्वाचन आयोग, यहीं पर आप जोड़ कर पढ़ सकते हैं। नगर पालिका को यहीं आप पढ़ सकते हैं। 11वीं अनुसूची के विषय कौन है, 12वीं अनुसूची के विषय कौन है, इस ढंग से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए संवैधानिक संस्थाएं, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सी संस्था संवैधानिक है, कौन सी संस्था असंवैधानिक है। और यही 14 नंबर टॉपिक आप जोड़ लीजिएगा, निर्वाचन आयोग। तो ये ढंग से यदि आप दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं तो आपका प्रश्न छूटने की संभावना जो है नगण्य रहेगी और आप बहुत ही अच्छी स्थिति में रहिएगा। तो इसी ढंग से आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है दोस्त। और संवैधानिक संस्था को भी आपको अच्छे से करना है। कौन सी संवैधानिक संस्था है, कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है, इस सब को थोड़ा सा आप अच्छे से देखिए। तो इस ढंग से आपको संवैधानिक संस्थाएं और संविधानेतर संस्थाएं को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण हो सकता है जो चर्चा में है आजकल, वो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, संसद और राज्यसभा से संबंधित जो अनुच्छेद, ये सबको अच्छे से देख कर जाना है। चुनाव एवं राजनीतिक दल में आप देख लीजिएगा निर्वाचन आयोग किस भाग में है, तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। निर्वाचन संबंधी संसदीय प्रावधान क्या है, निर्वाचन का गठन एवं कार्य। और जब हम निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं तो केंद्र और राज्य दोनों की बात कर रहे हैं दोस्त। इसी ढंग से निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें व पद से हटाना। उसी प्रकार आप राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में देख सकते हैं। निर्वाचक नामावली कौन तैयार करता है, निर्वाचन संबंधी विधायी शक्तियाँ, निर्वाचन आयोग के कार्य, भारतीय निर्वाचन प्रणाली की विशेषता, राज्य निर्वाचन आयोग को भी देख लीजिएगा। राजनीतिक दल,
में देख लीजिएगा राजनीतिक दलों का वर्गीकरण, जैसे राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं, राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, मतदाता पंजीकरण के लिए योग्यता, उम्मीदवार द्वारा दी जाने वाली जानकारी कौन कौन से है, ये सबको देख लेना। और राजनीतिक दल में दोस्त आप देख लीजिएगा कौन कौन, राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल, ये सबको आपको देख लेना। फिर थोड़ा सा आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधन को देख लीजिएगा। इस ढंग से आप अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और इस बार जो है चुनाव एवं राजनीतिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा चुनाव आचार संहिता के बारे में देख लीजिएगा। चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। आम चुनाव क्या होता है, मध्यावधि चुनाव क्या होता है, और उपचुनाव, जो बिहार में उपचुनाव 2 स्थानों के लिए हो रहा है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। तो इस ढंग से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उपचुनाव क्या है। दल बदल विरोधी कानून, आप देखे होंगे कुछ ही दिन ही पहले कुछ लोग एक दल से दूसरे दल में आ गए, तो यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है, किस अनुच्छेद में है, ये ढंग से आपको इसको देख लेना है। और ये सब टॉपिक को आप बार बार दोहराइए दोस्तों। और ज़्यादा आपको है तो अगर टाइम मिले तो थोड़ा सा राजभाषा किस भाषा में, राजभाषा जो है किस भाग में, तो भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, ये सब थोड़ा सा देख लीजिए। प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ, आपात उपबंध क्या है, तो भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360, ये सब बहुत सी कैटेगरी के टॉपिक हैं। तो इस ढंग से आप अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और अंत में संविधान संशोधन जो भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में, तो संविधान संशोधन में आप संशोधन की प्रक्रिया को देख सकते हैं। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन क्या क्या में हो सकता है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन क्या क्या में हो सकता है, संसद के विशेष बहुमत तथा कम से आधे राज्यों के विधानमंडल के बहुमत द्वारा संशोधन किस में हो सकता है, और संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति की भूमिका क्या हो सकती है। तो इस ढंग से आप देखिए और इस ढंग से आप अपनी पॉलिटी को, और पॉलिटी में आप अपने अंक को बढ़ाइए। और इस टॉपिक को अगर आप अच्छे ढंग से जैसे बताया गया दोस्तों, यदि आप कर लिए तो 10 से 12 क्वेश्चन में आपका 8 से 9 प्रश्न तो जरूर सही होंगे। और पॉलिटी में आपको टारगेट रखना है फुल में फुल। अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 10/10, 12 प्रश्न पूछ रहा है तो 12/12, क्योंकि यहाँ जिससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही जटिल प्रकृति के नहीं होते हैं दोस्त। और आगे हम आपसे बात करेंगे, कुछ दोस्तों का मांग था कि सर आप नोट्स या बुक के बारे में भी बताइए, तो हम उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। तो इसी के साथ आज का सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि जितना टाइम हमको मिला था वो टाइम ओवर हो गया। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आप अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इसी तरह अभिषेक सिविल सर्विसेज आपके लिए नया नया सीरीज लेकर आते रहेगा। बस आप लाइक सब्सक्राइब का जो घंटा है दोस्तों और शेयर का, वो इतना दबाइए कि वो घंटा जो है दूर बैठे विद्यार्थियों की कानों तक गूंजे। और अगर विद्यार्थी किसी संसाधन के अभाव में, अगर उस किसी गाइडेंस के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसे ये अब महसूस नहीं होना चाहिए कि उसके पास गाइडेंस नहीं है। तो दोस्तों आप अभिषेक सिविल सर्विसेज को यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। धन्यवाद दोस्तों।